friends, Namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Sumant Gupta. So let's welcome him. So Dr. Gupta, welcome to our show. Namaskar. नमस्कार मैम। सर हम ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं, बोन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, जो पहले नहीं सुनते थे, क्योंकि हमारे पास थैंक्स टू सोशल मीडिया जो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं वहाँ पर, गूगल पे, यूट्यूब्स वगैरह पे। सो हम थोड़े थोड़े अवेयर होते जा रहे हैं इन सब टॉपिक्स पे, बट थोड़ा अवेयर होने में और करेक्ट अवेयर होने में डिफरेंस है, ठीक है। सो लाइक वी आर लिविंग इन अ कोविड टाइम, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोविड में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले किसी बीमारी से इफेक्टेड हैं या हम कोविड हो के हम ठीक हो गए हैं, तो हमें किस टाइप की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि कोई पर्सन है वो कोविड इफेक्ट हुआ था पहले एंड बाद में वो ठीक हो सकता है, हो गया है, तो क्या वो एलिजिबल है बोन ट्रांसप्लांट के लिए, या फिर अगर हम बात करें डोनेट करने के लिए, बोन मैरो डोनेट करने के लिए, तो क्या कुछ है, डिस्क्राइब करिए प्लीज। मैम देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स की अगर बात करें या कीमोथेरेपी की बात करें या कैंसर के इलाज की बात करें, तो उसमें कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। अगर किसी को कोविड हो गया है और अब वो कोविड से ठीक हो गया है, कोविड से के बाद उसको कोई रेमिनेंट्स नहीं रह गए हैं, उसके लंग्स वगैरह सारी बीमारियां उसकी ठीक हो गई हैं, तो वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंसान हो गया है। तो वो बोन मैरो डोनेट भी कर सकता है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। अगर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे वापस एक बार आऊँ, जैसे आपने बोला कि हम गूगल से या सोशल मीडिया से बहुत चीज़ें समझ लेते हैं, मगर कई बार ये नॉलेज जो होती है हाफ कुक नॉलेज होती है, हम पूरी तरह से इसे समझ नहीं पाते। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया होती है जो ब्लड कैंसर्स या ब्लड डिसऑर्डर्स, खासतौर से लिम्फोमा, ल्यूकीमियाज या थैलेसीमियाज, एप्लास्टिक एनीमियाज के पेशेंट्स में होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट्स की जो बोन मैरो जो फंक्शन नहीं कर रही होती है, जो बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रही होती है, तो उसमें पेशेंट की स्वयं की बोन मैरो या पेशेंट के भाई बहन की बोन मैरो से उसकी बोन मैरो को रिप्लेस करते हैं। तो अगर पेशेंट को कोविड हो गया है और वो कोविड से ठीक हो गया है, तो इससे कोई अब फर्क नहीं पड़ता है। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह अगर हम इसे माने, तो जब वो उससे ठीक हो गया है तो उसके बाद हम उसका नॉर्मल एक मरीज की तरह इलाज करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो प्रोसीजर क्या होता है हाँ, इसका? बोन मैरो ट्रांसप्लांट मोटे मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोलॉगस, यानी स्वयं के बोन मैरो के सेल्स यूज करके, और दूसरा होता है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो जैसे एक बीमारी होती है मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमास, इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसका नॉर्मल इलाज करते हैं, कीमोथेरेपी द्वारा उसका इलाज करते हैं। जब वो इलाज से पूरी तरह क्योर हो जाता है तो हम उसके बोन मैरो सेल्स निकालते हैं। तो जो बोन मैरो के सेल्स निकालते हैं उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है। हम जैसे कि प्लेटलेट निकालने वाली मशीन होती है, उसी मशीन के द्वारा उसकी एफेरेसिस करते हैं, उसके खून से ही उसके सेल्स निकाले जाते हैं। जो ये सेल्स निकाले जाते हैं स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये मशीन एक थोड़ी स्पेशलाइज मशीन होती है, उससे उसके स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं। स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करते हैं एक स्पेशल डिग्री टेम्परेचर पे कुछ केमिकल्स के द्वारा, और फिर उस पेशेंट को एक हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं और ये स्टेम सेल्स वापस उसके ब्लड में छोड़ देते हैं। और फिर 20 से 25 दिन वो पेशेंट आइसोलेशन में रहता है। उसके जो नॉर्मल बोन ब्लड है उसको हाई डोज कीमोथेरेपी से एक तरह से बोल सकते हैं हम जला देते हैं, और ये सेल्स वापस उसे देके उसका जो खराब ब्लड था उसके एक अच्छी हेल्दी स्टेम सेल से रिप्लेस कर देते हैं। कैंसर में इस टाइप के ट्रीटमेंट्स हम यूज करते हाँ हैं? जी, ये लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर्स या लिम्फोमाज में, और एक कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे एप्लास्टिक एनीमिया या थैलेसीमिया, इन कंडीशंस में ये इलाज करा जाता ओके, आपने कहा कि कीमोथेरेपी वगैरह भी इससे हम ठीक करने के बाद ये प्रोसेस है। जी, मोड ये ऑटोलॉगस में हो गया। जी। एलोजेनिक में वो होता है जहाँ भाई बहन इसको दे के। ऑटोलॉगस एंड ऑटोलॉगस मतलब स्वयं के सेल्स, और ओके एलोजेनिक मतलब जब कोई डोनेट करता है। ओके। तो जैसा आपने बताया कि हमें जब ठीक हो जाता है कीमोथेरेपीज वगैरह से तो हम इसका यूज करते हैं, जी तो अगर कीमोथेरेपी से हमारा कैंसर ठीक हो जाता है देन हमें इसकी यूटिलाइजेशन हाँ, क्या होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है मैम ये आपका। कीमोथेरेपी से हमारा जब बीमारी ठीक हो गई, मगर वो कुछ ही समय के लिए ठीक हुई, तो परमानेंटली नहीं होती? परमानेंटली ये बीमारी जिन पर्टिकुलर बीमारियों में ये करा जाता है, ओके। तो हम स्टेम सेल्स रिप्लेस करके, मतलब स्टेम सेल जो है हमारे कैंसर जो है एक सेल से शुरू होता है, और वो सेल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक से दो हुआ, दो से चार हुआ, चार से आठ, 16 और लाखों सेल हो जाते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर सेल अभी भी हमारे शरीर में खराब सेल है, हम उस पर्टिकुलर स्टेम सेल को रिप्लेस करके एक नॉर्मल स्टेम सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ओके। तो ये ब्लड कैंसर्स खास तौर से, इनमें हम उसको नॉर्मल स्टेम सेल्स को रिप्लेस करके उसको हेल्दी करके जिंदगी भर के लिए ठीक करने की बात कर रहे बट हैं। ऐसा सुना जाता है कि जब हम कीमोथेरेपीज वगैरह लेते हैं तो कैंसर परमानेंटली चले, कुछ होता हाँ है, जी। सेशंस होते हैं, तो वो क्या न- गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है मैम। हम अगर कैंसर की बात करें, कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ इलनेसेस। तो मोटे तौर पे अगर हम समझें तो कैंसर करीब 250 से 300 डिफरेंट प्रकार की बीमारियां हैं। ओके। और कैंसर में भी ना, कैंसर सॉलिड कैंसर्स अलग हैं, ब्लड या लिक्विड कैंसर्स अलग हैं, लिम्फोमाज अलग हैं, सार्कोमाज अलग हैं। तो इसी वजह से इनके इलाज अलग हैं, ट्रीटमेंट्स अलग हैं। अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें, कुछ कैंसर्स दवाइयों से ठीक होते हैं जिन्हें कीमोथेरेपी बोलते हैं, कुछ कैंसर सर्जरी से ठीक होते हैं, कुछ कैंसर्स किरणों से जिन्हें रेडिएशन बोलते हैं उनसे ठीक होते हैं, कुछ कैंसर टारगेटेड गोलियों से ठीक हो जाते हैं, और ओके। कुछ कैंसर्स में सारे इलाज करने पड़ते हैं, और कुछ कैंसर्स स्टेम सेल से या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक होते हैं। तो अगर हम जब भी हम समझना चाहते हैं तो हमें कई बार लेमन लैंग्वेज में लगता है कैंसर का एक ही चीज है, मगर कैंसर एक बहुत ही ज्यादा विभिन्न बीमारियों का एक संगम है। यानी जब कैंसर जो स्टेजेस होते हैं और जी। हम हर स्टेजेस पे डिफरेंट टाइप्स की ट्राई करते हैं मेडिसिन एंड थेरेपीज की ठीक हो जाए, एंड वो नहीं होते, देन दिस इज लास्ट ऑप्शन स्टेम सेल वाला। नहीं मैम, कुछ कैंसर्स में स्टेम सेल हर स्टेज पे भी दिए जाते हैं। पहले ओके। हमें कैंसर्स को कैंसर समझने पड़ेंगे, फिर उन पर्टिकुलर कैंसर्स के ट्रीटमेंट समझने पड़ेंगे। ओके। सो लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक माइलोमास में ट्रांसप्लांट किए ओके, जाते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू जी। पर्सन, बॉडी टू पर बॉडी बॉड और कैंसर टू के कैंसर। टाइप, बिल्कुल मैम। जी, कि क्या है। जी बिल्कुल। कोविड के दौरान कैंसर ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं पेशेंट, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके बॉडी में या उनके ट्रीटमेंट में क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? मैम, कोविड के दौरान हमें बहुत दिक्कतें आई। सबसे पहली दिक्कत आई कि मरीज को सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि मरीज अस्पताल नहीं आ पाए। बहुत तरह के दिक्कतें थी, ट्रैवलिंग की दिक्कतें थी, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स नहीं आ पाए। सबसे पहली लॉकडाउन की दिक्कतें रही। दूसरी दिक्कत ये रही कि इस इन्फेक्शन की वजह से जो कैंसर का पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कम है, तो उसको इन्फेक्शंस लगने का चांस था। तो वी लॉस्ट क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको, मतलब आज अगर मुझे या आपको इन्फेक्शन होता है कोविड का, तो हमारे ठीक होने के चांसेस बहुत हाई हैं। मगर जैसे कोविड में हम सब समझ गए कि एल्डरली सब ग्रुप या जो वल्नरेबल सब ग्रुप्स हैं, कोविड में हमें यही समझाया गया कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा है या जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा सेव करके रखना है, क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेशंस या डेथ के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरह जो कैंसर पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सबसे कम है। तो ये जो बेचारा सब ग्रुप था, इनके लिए अगर कोविड हो जाता तो इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते। तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ज़्यादातर कैंसर हॉस्पिटल, जैसे हमारा कैंसर हॉस्पिटल, वी हैड अ डेडिकेटेड एरिया कि इनकी मिंगलिंग ना हो, इनकी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी हो, इन पेशेंट्स को दूसरों से क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। हम लोगों की जो अपनी हॉस्पिटल टीम्स थी, वी टुक एडिक्वेट प्रिकॉशंस। हम लोगों ने अपने रिपीटेड वीकली कोविड टेस्ट कराते रहे कि कहीं हम या हमारी नर्सेज या हमारा स्टाफ कहीं स्टाफ। कोविड कैरियर ना बन जाए इनके लिए। तो और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये तो एक इन्फेक्शन था जो शायद 6 महीने, साल, 2 साल, 2.5 साल में हर्ड इम्यूनिटी या वैक्सीन से ठीक हो जाए, मगर कैंसर जो है अपना समय नहीं रुक रहा था, क्योंकि कैंसर जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर कैंसर के मरीज का इलाज नहीं होगा तो कैंसर की स्टेज तो नहीं रुकेगी, कैंसर तो डेफिनेटली। आगे बढ़ जाएगा। तो हमें कैंसर का इलाज भी करना था, मरीज को सेफ भी रखना था, और मरीज का टाइमली उसको ठीक भी करना था। तो कैंसर और कोविड दोनों सी से शुरू हुए और दोनों बहुत ही चैलेंजिंग एक स्टेज में पहुंच गए। लेकिन एट लास्ट बहुत अभी हम काबू पा चुके हैं उन दोनों चीज़ों पे। अब कैंसर पेशेंट भी आ रहे हैं ट्रीटमेंट जी के लिए, एंड कैंसर पे उनके मन में भी जो डर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। मैम, डर भी खत्म हो रहा है, और थैंकफुली अभी इस समय, चाहे आज आज के सिनेरियो की बात करें, तो थोड़ा कोविड में भी राहत आई है, तो इसलिए लोग भी बाहर निकल के आ पा रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सब लोगों की वजह से कोविड काफ़ी कम हो गया है। बीच में जब पीक कर रहा था कोविड, तब हमारे भी काफ़ी पेशेंट्स इन्फेक्ट हुए, मगर लकीली गॉड की हेल्प से काफ़ी बहुत ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई। तो शायद हमारी इंडियंस की अपना जो जीनोटाइप है उसमें इम्यूनिटीज़ अच्छी रही, तो वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुताबिक हम लोग काफी अच्छे से इस आपदा से निकल रहे हैं। डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं हर कोई प्रिकॉशन ले रहा है, बिल्कुल। इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो रही है। तो ओके डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं। क्या है ये और कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ये डिस्क्राइब करिए प्लीज। जी,
इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट में एक नई चीज आई है। क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पांस होती है। अगर हम किसी भी चीज की बात करें, इम्यून रिस्पांस का मतलब होता है अगर कोई भी फॉरेन चीज हमारी बॉडी में आती है, जैसे वायरस इन्फेक्शन की बात कर लें, तो हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पांस करती है। और उस इम्यून रिस्पांस के अगेंस्ट हमारी बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, वो हमारी बॉडी के पुलिसमैन है। तो आर्मी की तरह या पुलिस की तरह जाके उस फॉरेन बॉडी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब कैंसर में क्या प्रॉब्लम है, कैंसर जो होता है वो हमारे अपने बॉडी के सेल्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, या हमारे ही बॉडी के जो कैंसर स्टेम सेल्स हैं वो ही, उससे ही कैंसर के सेल्स आते हैं। तो कैंसर में कभी भी इम्यून रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि इम्यून रिस्पांस तो बाहर वाले के अगेंस्ट है, चोर के अगेंस्ट है। अपने अंदरूनी सेल्स के अगेंस्ट कभी भी इम्यून रिस्पांस नहीं आता था। तो कैंसर के अगेंस्ट कभी इम्यूनिटी ने काम नहीं करा। तो ये इम्यूनोथेरेपी की कुछ दवाइयां आई जो करीब पिछले 3 साल 3.5 साल पहले, जिनका अप्रूवल्स आए, गवर्नमेंट अप्रूवल्स आए, यूएसएफडीए ने सबसे पहले अप्रूव करी इन दवाइयों की। ये दवाइयां क्या करती हैं, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, सेलेक्टिव ड्रग्स हैं, जो जाके कैंसर सेल के चारों ओर जाके उन पे चिपक जाती है। और जब उन पे चिपक के वो उनको, हमारी बॉडी उसको अब वो फॉरेन सेल मानने लगती है। और जैसे ही ये दवाई उनके साथ जाके अटैच करती है, अब जो है बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उसको एक फॉरेन पार्टिकल मानती है और बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ही उसे मारने लगती है। तो अब कीमोथेरेपी और उसमें क्या डिफरेंस आया, कीमोथेरेपी सारे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को मारती है। इसी की वजह से कीमोथेरेपी लगने के बाद इंसान के बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी परेशान होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफें होती हैं, जिसकी वजह मुंह में छाले, लूज मोशंस, बॉडी के सेल्स कम हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्योंकि सेलेक्टिवली कैंसर सेल्स को ही मार रही है, तो बाकी साइड इफेक्ट्स इसके कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी दवाइयां आने की वजह से कैंसर के लिए हमें एक नया आर्मामेंट मिल गया, जिसकी वजह से हम कैंसर की लड़ाई में और ज्यादा इफेक्टिव हो गए। बिल्कुल। तो मतलब ये हम आज के टाइम की बात करें कि या ये भी ट्रायल पे है या हमने ह्यूमन पे देना अप्लाई नहीं 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 नहीं, इम्यूनोथेरेपी पिछले 4 साल से एक अप्रूव्ड ड्रग्स में आ गई है। 5 से 6 इम्यूनोथेरेपी के एजेंट्स जो हैं अब जो है अप्रूव्ड है, ये ट्रायल ड्रग्स नहीं है, मगर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये 5-8 कैंसर्स में ही अभी अप्रूव हुई हैं। दूसरी चीज इम्यूनोथेरेपी की ये है, इम्यूनोथेरेपी को जो रेस्पॉन्स रेट है वो कोई 100% नहीं है। मतलब अगर हमने कीमोथेरेपी या मतलब इम्यूनोथेरेपी की दवाई दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी की दवाई देते ही कि कैंसर 100% उस पर नष्ट करेगा ही। अभी भी जो हमारे पास इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां हैं उससे 25 से 40% ही रेस्पॉन्स आएगा। मतलब 60% पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी की दवाई से कैंसर सेल्स पे कोई असर नहीं आ रहा है। तो फिर हम इस पर ट्राई क्यों कर रहे हैं इतना? मैम 40% पेशेंट्स तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, हर टाइप के कैंसर में? जो 8 से 10 प्रकार के कैंसर जिसमें इम्यूनोथेरेपी अप्रूव्ड है। ओके, तो कौन कौन से कैंसर? हाँ, जो इम्यूनोथेरेपी है वो लंग कैंसर्स में अप्रूव्ड है, कुछ लिम्फोमास हैं जैसे हॉटकिंस लिम्फोमा उसमें अप्रूव्ड है, ब्लैडर कैंसर में अप्रूव्ड है, उसके बाद हेड एंड नेक कैंसर्स में अप्रूव्ड है, जीआई कैंसर्स में अप्रूव्ड है। तो इन कैंसर्स में ये जो 40% में अप्रूव काम करती है, वहां ये वंडर ड्रग की तरह काम करती है। ओके, किसी भी स्टेज पे? ये स्टेज 4 में अप्रूव्ड है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। हाँ। जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं तो हम इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहे हैं, आपने जैसा बताया कि ये बहुत ही जो 8 और 10% है हमारे पास, उस चीज के लिए पेशेंट बच भी तो रहे हैं। तो हम 8% के लिए हम ये जो इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? बाकी दवाइयों को या बाकी ट्रीटमेंट को हम पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? मैम ये बाकियों को छोड़ नहीं रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी हमारे पास अभी भी जो हम जहाँ दे रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी हम लास्ट में दे रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी बाकी सारी थेरेपीज फेल कर रहे हैं, अभी हम उन्हीं जगह पे इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी हाँ, आगे चल के जब हमारे पास और ज्यादा अच्छे बायोमार्कर्स या टारगेट्स आ जाएंगे, जहां हम पता कर पाएंगे कौन से पेशेंट्स हैं जहां इम्यूनोथेरेपी का सक्सेस रेट 25-30% से बढ़ के 70-80-90% आ जाएगा, तो शायद इम्यूनोथेरेपी फर्स्ट लाइन में आने लगे, यानी कि कीमोथेरेपी से पहले या रेडिएशन से पहले, सर्जरी से पहले आने लगे, क्यूरेटिव मॉडलिटी में आने लगे। मगर अभी जो है इम्यूनोथेरेपी हमारे यहाँ वो मान के चल सकते हो आप, जब कुछ नहीं तब इम्यूनोथेरेपी। ओके, मतलब हर कैंसर की जितनी ट्रीटमेंट है एंड जितनी भी थेरेपीज हैं, उन सब के बाद में हम इसको देते हैं। अभी दे रहे हैं, मगर अभी और आगे है। देखिए ऑन्कोलॉजी जो है, ऑन्कोलॉजी एक प्रिसीशन ऑन्कोलॉजी की तरफ जा रहा है। आजकल जो ऑन्कोलॉजी है वो ऐसे नहीं है, कैंसर का इलाज जो है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो रहा है। आजकल हम प्रिसीशन ऑन्कोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, टारगेटेड ऑन्कोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि केवल हम कैंसर सेल को मार पाए और बाकी जो शरीर का नॉर्मल सेल्स हैं उसको ना मार पाए, जिससे साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो पाए और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहे। तो आजकल जो
एम्फेसिस है वो क्वालिटी पे है। अच्छा, हम ऐसे क्यों करते हैं कि कोई भी चीज को हम लास्ट क्यों देते हैं, जो अगर हमें लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट बेटर है, जैसे आपने जी बताया कुछ जो 8-10 तरीके के जो कैंसर्स होते हैं जी उसमें ये बहुत इफेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट हमें दे रहा बिल्कुल है, तो उस सिनेरियो में हम इनिशियल टाइम पे ये क्यों नहीं दे देते हैं, बिल्कुल। वेट क्यों करते हैं मैम लास्ट स्टेज रिस्पॉन्स रेट्स की, जिस चीज का 90% रिस्पॉन्स रेट है वो पहले दोगे आप या 30%? का? ओके। तो जिसका जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रेट्स है, जो जितनी कारगर है या जो जितनी ज्यादा साइंस में जो जिसके ज्यादा सक्सेस रेट्स है, आप सबसे पहले वो ऑफर करोगे। जिसके जितना कम सक्सेस रेट है वो आपके नीचे आती जाएगी। ओके फाइन। हर चीज के अगर कुछ अच्छा दे रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, तो जहां कैंसर की सारी इलाजें खत्म हो जाती है वहां इम्यूनोथेरेपी काम आती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या है? मैम इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम है। अगर इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके जो हाई ग्रेड मतलब ग्रेड 3 ग्रेड साइड इफेक्ट्स हैं वो लेस देन 5% है, मगर जो इनके साइड इफेक्ट्स हैं कई बार काफ़ी घातक हो जाते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी ऑटो इम्यून साइड इफेक्ट्स की तरह होते हैं। जैसे मैंने कहा इम्यूनिटी का मत ऑटो जो इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है कि सेल्स अपने आप को खाने लगते हैं, तो इसमें भी उसी तरह की प्रक्रिया होती है कि कई बार जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम वाइल्ड हो जाता है, वो अपने सेल्स को डैमेज करने लगता है। तो इसमें कई बार वो लंग्स को डैमेज करने लगता है, लिवर को डैमेज करने लगता है या किसी और ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, लिवर डिसफंक्शंस या लंग्स को डैमेज करने लगता है। तो सेल्स अपनी बॉडी को ही हार्म पहुंचाने लगते हैं। ये इतना वाइड क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट की नहीं वैसे नहीं ही नहीं कैंसर का रूट? नहीं ना, इससे कैंसर दवाई ऑटो इम्यूनिटी है ना, Okay. इम्यून सिस्टम को आप छेड़ रहे हो। तो इम्यून सिस्टम अगर कई बार अपने आप ज्यादा डैमेज हो जाए तो अपने आप बॉडी को इम्यून सिस्टम खाने लगता है। लेकिन कहते हैं कि कैंसर जो है वो इम्यूनिटी की बीमारी नहीं है। आई एम नॉट हर्ड समवेयर। वही आपको मैंने कहा ना, कैंसर इम्यूनिटी की बीमारी नहीं है, मगर आप दवाई से करके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर रहे हो। ओके, तो लेकिन आपने इम्यूनिटी की, हम इम्यूनो इज इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की बिल्कुल। इम्यूनिटी, तो हम उसकी बात करें तो अगर हमारी बॉडी, अगर कैंसर ये रीजन नहीं है इम्यूनिटी वीक होने का, तो हम इम्यूनोथेरेपी नाम हमने क्यों दिया? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड मैम दैट? वही जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये जाके कैंसर सेल्स को कोट करके बॉडी की इम्यूनिटी को मॉडिफाई करती हैं। सो दे आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। ओके। क्योंकि वरना इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि कैंसर सेल्स हमारे सेल्स के सेल्स हैं और इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी का एक्ट करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के सेल्स को फॉरेन सेल्स बना देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हम एक ट्रायल ही करते हैं कि होप है कि ठीक हो जाए हाँ शायद। ओके, कैंसर की बात करते हैं, लाइक यू आर एक्सपर्टीज इन ना पीडियाट्रिक कैंसर एंड यू नो अडल्ट बोथ बोथ, राइट? सो कैंसर की बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चों की बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है, बड़ों की बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है, बीमारियां भी लोगों की सेम होती है, कई जल्दी जल्दी करती। अगर हम कैंसर की बात करें, पर्टिकुलर कैंसर की, तो क्या दोनों की बॉडी के कैंसर्स भी अलग होते हैं? हाँ जी, अगर हम बच्चों के कैंसर्स की बात करें तो बच्चों के कैंसर्स काफ़ी अलग होते हैं। बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं वो अलग तरह से बिहेव करते हैं, जैसे हिपैटोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, तो थोड़े अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। बच्चों में ब्लड कैंसर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे ल्यूकीमियाज और हॉजकिंस लिम्फोमा या बोन ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एडल्ट्स में अलग तरह के कैंसर्स पाए जाते हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स। तो कैंसर्स भी अलग होते हैं। और जहाँ तक कि कैंसर के इलाज की या कैंसर के रिस्पॉन्स की बात करें, आपकी बात बहुत सही है। Each individual is different, so everyone, each disease manifestations are little different in each person. So everyone is a different entity. ओके, ल्यूकीमिया की बात कर रहे हैं आप। पहले ल्यूकीमिया एक अलग बीमारी होती थी, बट आजकल कैंसर, ल्यूकीमिया कैंसर, मतलब मैं समझना चाहूंगी, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा ये होता होगा कि ल्यूकीमिया कैंसर कब से हो गया, क्या मैम है? जैसे मैंने पहले कहा, कैंसर 250 तरह की बीमारियां हैं, तो Okay. उसका एक सब टाइप ल्यूकीमिया है। और आपको जान के हैरानी होगी, ल्यूकीमिया में भी 20 तरह के ल्यूकीमिया होते हैं। ओह, तो ल्यूकीमिया एक चीज नहीं है। ल्यूकीमिया में भी अक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलोब्लास्ट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज, हेरी सेल ल्यूकीमिया, बड़े तरह तरह के होते हैं। तो अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर को कभी भी एक गैम्बिट में देखते हैं।
कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको एक ही दिन में इलाज शुरू करना है, कुछ कैंसर होते हैं जिनमें कभी भी इलाज की जरूरत एक नहीं ही दिन में पड़ती। इलाज कैसे संभव है जब कैंसर एक दिन में पता नहीं लग जिस पाता दिन है? आपको इलाज, जिस दिन उसकी डायग्नोसिस होगा उसमें एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बात करी ल्यूकीमिया की, कुछ ल्यूकीमियाज इतने फास्ट होते हैं कि उसमें इमीडिएटली कुछ गोलियां शुरू कर देते हैं, स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं कि उसका इलाज रुक जाए। और कुछ बीमारियां होती हैं जैसे CLL करके एक बीमारी, तो उसमें कई बार किसी मरीज को जिंदगी भर इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैंसर को आप एक छड़ी से नहीं हाँक सकते। तो बच्चों में जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उस सिचुएशन में उनकी ग्रोथ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बच्चों के कैंसर में ना कि केवल कैंसर के बारे में हमें सोचना होता है, मगर उनकी लॉन्ग टर्म आयु के बारे में सोचना होता है। हमें दवाई देते हुए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचना होता है। तो जो पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल्स बने हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो दवाई हैं उनकी वजह से लॉन्ग टर्म उनके हार्ट पे, उनके ग्लैंड्स पे, उनकी ग्रोथ पे असर ना आए। तो पीडियाट्रिक कैंसर्स के इलाज करते समय हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक सहनशीलता रखनी पड़ती है कि बच्चों के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कोई लॉन्ग टर्म हानि ना हो। दूसरी चीज़ पीडियाट्रिक कैंसर्स में सबसे बड़ी चीज़ है एक साइको ऑन्कोलॉजी का, साइकैट्री का बहुत बड़ा असर है कि बच्चों की मानसिकता पे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वो आगे चल के इससे कोई ग्रसित ना हो जाए कि उनको आगे चल के डर बैठ जाए या भय बैठ जाए, जिसकी वजह से वो आगे चल के उनकी जिंदगी में कोई भय ना बैठा रहे कि मुझे ये कैंसर हुआ है, इसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स उनको बन जाए। थेरेपीज में, बच्चों की थेरेपीज पे भी हम कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं, सेम रेडिएशन थेरेपीज है। तो वो तो अगर हम रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव इस तरीके का, क्योंकि बड़े लोग भी हिल जाते हैं, क्योंकि लेजर के थ्रू आई गेस उनका वो होता है। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही दिक्कत नहीं होता? वही है, इन हर चीज की डोजिंग अलग है, मशीन्स बहुत एडवांस हो गई हैं, तो जब वो दी जाती है तो इसीलिए बहुत ही एडवांसमेंट आ गया है इन चीजों में। लेकिन एडवांसमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन बीमारी तो वही है ना, साइड इफेक्ट तो वही है। तो उस सिचुएशन में हम एग्जांपल लेते हैं कीमोथेरेपी की, कहते हैं कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी में। आई डोंट नो इस समय क्या चल रहा है, बट अगर हम पहले की बात करें तो पहले से भी कहता था कि बाल झड़ जाते, जैसे आपने भी बताया, एंड बहुत ही बॉडी में बहुत पेनफुल होता है ये थेरेपी। तो बच्चों के लिए इतना पेन सरवाइव करना? मैम, कीमोथेरेपी में कोई पेन नहीं होता है। एक भ्रांति है कि कीमोथेरेपी में दर्द होता है। कीमोथेरेपी एक नॉर्मल इंजेक्शन की तरह है। आजकल हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं, कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को एक भी उल्टी भी नहीं होती है। तो हमारी साइंस बहुत प्रोग्रेस कर गई है। हमें ना ये जो हमारे सोशल स्टिग्मास हैं इससे बाहर आना पड़ेगा। सो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जिस तरह से दवाइयाँ इवॉल्व कर रही हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। पहले आज से 10 साल पहले जब रेडिएशन लगती थी, एक नॉर्मल कोबाल्ट मशीन से लगती थी, तो पेशेंट का पूरा मुंह या जिस एरिया को रेडिएशन करते थे वो पूरा जल जाता था। मगर आजकल जो हाई एंड लीनियर एक्सेलरेटर्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे आ रहे हैं, स्किन टॉक्सिसिटी 5% या 10% रह गई है, तो उसकी स्किन भी नहीं जलती है पेशेंट की। ओके, तो आजकल हमारे पास एडवांसमेंट है। वही मैं जैसे आपको पहले बोला, प्रिसीशन ऑन्कोलॉजी का समय आ गया। हम इतने प्रिसाइज होते जा रहे हैं कि हम कैंसर सेल्स के अलावा बाकी सेल्स को बचाते जा रहे हैं। डेफिनेटली पहले की बात करें, टाइम की बात करें, तो उस वक्त हम सिर्फ ये बोलते हैं कैंसर हो गया, किस टाइप का कैंसर है, क्या कैंसर है, इसके बारे में नॉलेज नहीं होती जी थी। मैम, आज से अगर हम 2 साल बाद बैठेंगे तो शायद हम कैंसर में ना ये ऐसी बात नहीं करेंगे लंग कैंसर। हम आजकल बात करते हैं EGFR म्यूटेंट कैंसर है या एल्क म्यूटेंट कैंसर है। कुछ दिन बाद हम और बात करेंगे, हम बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाएंगे, सेल का टाइप क्या है। तो जिस तरह से साइंस बढ़ती जा रही है, फिर हम बात करते हैं EGFR के लिए EGFR म्यूटेंट दवाई दे रहे हैं। तो अब हम बहुत ज्यादा आगे जाते जा रहे हैं, शायद 2, 4, 5 साल में हम और ज्यादा टारगेटेड होते जाए। लेमन लैंग्वेज में भी हम साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करने लग जाए। बिल्कुल। सो एक अच्छी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीमारियों से दूर रहने के लिए, वेदर इट्स कैंसर या बहुत नॉर्मल से बीमारी हो, क्योंकि बीमारी शुरुआत ही होती है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। तो बीमारी से दूर रहने के लिए कौन सा लाइफस्टाइल हमें ऑप्ट करना चाहिए? कैंसर से बचने का सबसे आसान तरीका या कैंसर ना होने का सबसे आसान तरीका है सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए अगर हम 4 से 5 रूल्स अगर फॉलो कर लें तो शायद 70% चांसेस हमें जिंदगी में कैंसर ही ना हो। तो उसमें जो 5 गोल्डन रूल्स हैं, उसमें सबसे पहला है रेगुलर एक्सरसाइज, 30 मिनट्स ऑफ विग्रस एक्सरसाइज 5 डेज आउट ऑफ 7 डेज। दूसरा है हेल्दी ईटिंग, जंक फूड्स अवॉइड करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अच्छा खाना खाना। तीसरा है स्मोकिंग अवॉइड करना। चौथा है किसी भी फॉर्म का गुटखा, पान मसाला या कोई भी और निकोटीन प्रोडक्ट। और लास्ट है शराब या अल्कोहल अवॉइड करना। अगर हम ये 5 गोल्डन रूल्स फॉलो कर लेते हैं और ओबेसिटी को अवॉइड कर लेते हैं, यानी वजन अपना कंट्रोल में रखते हैं,
तो शायद जो चर्चा आज मैं और मैडम कर रहे हैं उस चर्चा की हमें आगे चल के ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू थैंक ऑल द यू। लिसनर्स।